नहीं पूछना चाहिए। जब दोबारा अपने ब्रेक लेना होगा ना, तो जो चीज मैं बता रहा हूँगा, मैं तो वैसे खैर आपकी बात मानूंगा, क्योंकि आप जब तक सहज हैं तभी तक मेरा बोलने का मतलब है, क्योंकि मुझे कुछ का फायदा नहीं। तो जब बात पूरी हो जाएगी ना, फिर ब्रेक लेना, ठीक है। जब बात एक जैसे अभी जैसे क्रिया प्रतिक्रिया मैंने कराया था ना, उसके बीच में जब खत्म हो गई फिर ब्रेक ले लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि क्रिया और प्रतिक्रिया, तो मैं बहू की बात बता रहा था कि बहू सिर्फ ये बोले कि माता रोटी खा, अब मैं यही बात कर रहा था शायद, तो माता चिल्ला चिल्ला के खुद को कोसना शुरू कर देगी कि मेरी ये बहू ताड़ने लायक नहीं। और यदि सास अपना जब रोब जताने लगेगी कि ठीक तो मैं दिखी लेंगी, तुम चा बना, तुम तो मेरे लगता नहीं कर, तुम मैं से दूध लेना हो, तुम तो हुआ साकर, तुम नदायन जा, वो माँ जो बहू है वो बराबर प्रतिक्रिया करती है, ये मुझे दुखाती है, और अपनी माँ के साथ बात करती है, माँ दोबारा फिर कंप्लेंट करती है, बराबर प्रतिक्रिया करती है, तो क्या होता है, झगड़ा बढ़ जाता है और परिवार टूट जाता है। तो बच्चों, मैं जिस बात के ऊपर आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ, आप ऑफिस में जाए ना, आप ऑफिस में जाए, आप स्कूल में चले जाएं, स्कूल में आपको टीचर डांटते हैं ना, पर टीचर पता कब तक डांटते हैं, मैं भी टीचर ही हूँ, हम पता कब तक डांटते हैं आपको। देखो कई बार प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं ऑफिस में, प्रिंसिपल साहब पता क्या बोलते हैं, बोले सच बोलते नहीं था स्कूल लेके। आप जाओ ना, जैसे झगड़ा हो गया, झगड़ा कौन नहीं झगड़ता है, मैंने अभी आपको बताया था कि झगड़ा तो हमेशा होता रहता है। गो आउट देयर, बोले झगड़ा तैने किया था, बोले यस, कितनी सिंपल सी बात। बोले झगड़ा किसने किया था, बोले सर मैंने किया था। बोले क्यों किया था, बोले सर उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे मुंह से निकल के आ रहा है। बोले दोबारा करेगा, बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल साहब जिनके ऊपर स्कूल की जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी है, आप उन्हें सर है, आप जो कहेंगे, यदि अब आपने मैंने गलती तो की है, आपने मारना है तो मैं हाजिर हूँ, माफ कर देना है तो भी मैं हाजिर हूँ, स्कूल से निकाल देना है तो भी आपकी मर्जी है, पर झगड़ा मैंने किया इस बात को मैं नकार नहीं सकता, झगड़ा मैंने ही किया है। अब जो आपने दंड देना है वो आप देने के लिए जो आप तैयार रहे, और जो देंगे उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। आपके प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, वो खुद बता सकते हैं, बोले बच्चा हो तो ऐसा, बोले ये बच्चा दंड देने लायक ही नहीं। जयराम जी की। तो जब आप अपनी क्रिया को कंट्रोल में करके रखते हैं तो प्रतिक्रिया स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। हम करते क्या है, जब हम झगड़ते हैं, आपको किसी ने मान लो 100 ग्राम की गाली दी, अब प्रतिक्रिया में क्या होना चाहिए, क्रिया में है, यदि आपको मेरे फार्मूले के अनुसार यदि आपको किसी ने 100 ग्राम की गाली दी, तो आपको जो अगली गाली है वो 10 ग्राम की देनी चाहिए। उसके बाद जो अगला आदमी है ना, वो आपको 250 ग्राम की गाली नहीं निकाल सकता, वो आपको फिर 80 ग्राम की निकालेगा, क्योंकि जो ज्यादा जोर से गाली निकालेगा ना तो मन के ऊपर, शरीर के ऊपर बल पड़ता है, और जानबूझकर कोई थकना नहीं चाहता। यदि सस्ते में काम हो रहा हो तो ज्यादा पैसे क्यों खर्चे कोई, क्यों भाई, ऐसा ही है। यदि 100 ग्राम की गाली देने से कोई काम चल रहा है तो फिर दूसरा 250 ग्राम की क्यों निकालेगा। पर होता पता क्या है समाज में, तुम्हें कोई 100 ग्राम के निकालता है ना, तुम 250 ग्राम के निकालते हो, और फिर आगे वो 500 ग्राम के निकालता है तो तुम 1 किलो की नहीं, तुम कट्ठी 20 किलो की निकालते हो। और यदि तो ये बात हो औरतों की, तो औरतों की जो गाली होती है ना, वो रत्तियों में और तोलों में होती है। औरतों की जो गाली होती है वो रत्तियों में और तोलों से शुरू होती है और किलो के ऊपर जाके खत्म हो जाती है। और जब लड़कों को झगड़ते देखा आपने, क्रिया और प्रतिक्रिया, उसमें क्या होता है, पहला सीधी 100 ग्राम दी, फिर 250 ग्राम दी, फिर 500 ग्राम दी, फिर कल 20 किलो, फिर 20 किलो के बाद 1 क्विंटल का होगा। आपने गांव में देखा, मेल पर झगड़ते देखा ना, मेल बड़ी मुश्किल से 15 मिनट झगड़ते हैं, पूरे विश्व के किसी भी कोने में देख लो, मेल बड़ी मुश्किल से
15 मिनट झगड़ते हैं या 20 मिनट झगड़ते हैं, और उस 20 मिनट का बाद जब आप दोबारा उसका ट्रेलर देखते हैं ना, तो किसी की टांग 1.5 होती है तो बाजू 1.5 होती है, और 32 की जगह 3/2 दांत रह जाते हैं, 3 पूरे का चौथा दांत, कहने बाकी सारे हाथी चले। और जब औरतें झगड़ती हैं, मैंने आपको बताया ना, औरतों का झगड़ा कहां से शुरू होता है? रत्ती से, तोले से और किलो तक। जब औरतें क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं तो सुबह झगड़ना शुरू करेंगी, फिर क्या बोलेंगे? मोटी दस्ती की बुनियाद पर मैं थकी ना जाकर जमीन चाय 2 को पीना ले आओ, ले चाय कप ले आओ, बोला जब मैं पूरा कर लेती है 2.5 फिर 2 घंटे, फिर उसके बाद दोपहर का लंच करने के बाद 3-4 बजे तक फिर जाली एक दूसरे की सूझा दिया, जाली क्रिया करे प्रतिक्रिया। तो आपको सुझाव ये दिया जाता है कि आप जो प्रतिक्रिया है उसको नियंत्रित करके रखें। आपकी सारी समस्याएं इस फार्मूले से क्षणों में खत्म हो जाएंगी। थोड़ा सा समझ आ गया? इसको मैं यही क्लोज कर दूंगा, ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा। और आगे के बच्चों भ्रमण, आगे क्या बताया इसके बारे में मैंने बड़ी थोड़ी बात करनी है। मैंने आपको बताया था कि ईश्वर ने आपको इस तरीके से बनाया है कि आपका जो शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहे। ईश्वर ने आपको कैसे बनाया है? ताकि आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहे। उसके 2 तरीके मैंने आपको बताए। उसका एक हिस्सा मैंने भजन में एक्सप्लेन किया कि जहां कहीं भी तुम्हें मौका मिलता है भजन करने बैठ जाओ, 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ। और घरों की यदि दिशा धारा बदलनी हो, उसका भी मैं थोड़ा सा तरीका आपको बताऊंगा, पर ये तरीका समझो आप, भ्रमण। आज लोगों को सबसे बड़ी समस्या है ब्लड प्रेशर की, है ना? एक और समस्या है डायबिटीज की, मधुमेह जिसको बोलते हैं, है ना? है ना? शुगर, ये तो समझते हैं ना? इसका बच्चों में आपको छोटा सा इलाज बताता, इसका ही ये इलाज है भ्रमण। आज का आदमी जमीन पर नहीं हवा में रहता है। आज का आदमी जमीन पर नहीं हवा में रहता है। आप कहाँ इस टाइम? हवा में है। मैं कहाँ हूँ? हवा में हूँ। जमीन के साथ कहाँ हूँ? जूते डाले नहीं डाले? आप में से कौन सा है जमीन पर? बताओ जरा। और सबसे दुख की बात यह है कि यदि आपको कभी स्कूल के ग्राउंड में बिठा दिया जाए ना तो हल्ला हो जाता है, और यही तुम्हारे संकट का कारण है। जयराम जी की यदि कभी किसी स्कूल में आपको डेस्कों से उतार के जमीन पर बिठा दिया जाए तो तुम्हारे माँ बाप समस्या खड़ी कर देते हैं। कई बार मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए चटाई नहीं। माँ बाप जो समझते हैं कि हमारे पास अच्छे पैसे हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ इसलिए दाखिल करा देते हैं हमारा बच्चा वहां तो डेस्क के ऊपर बैठता है। भाई घर में आते हैं तो चेयर्स के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, रसोई में जाते हैं तो जूते डाल के जाते हैं, आंगन में घूमेंगे तो जूते में रहते हैं। तो आप जमीन के साथ रहते हैं या हवा में रहते हैं? हवा में रहते हैं ना। तो जब आप हवा में रहते हैं, ऊर्जा के जिस साधन के साथ आप जुड़ते नहीं हैं, तो आपको यह समस्या आती है। अब मैं इसका आपको उदाहरण देकर जरूर समझाना की कोशिश करूंगा। बच्चों, आपने कोई चीज सुनी होगी कि आप अर्थ करते होते हैं, सुना? अर्थ इलेक्ट्रिसिटी में अर्थिंग जानते हैं? 3 तारें होती है ना, एक अर्थ की तार होती है, फिर आपको झटका लगने का खतरा थोड़ा घट जाता है, सुनते हैं ना? तो ये जो आपका बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि मैं भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता हूं तो मैं इसके साथ जो थोड़ा विज्ञान से बात करूंगा। आपका जो बॉडी होता है ना वो चार्ज होता है, और जब आप काम करते हैं, मस्कुलर काम कोई भी करते हैं, तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। समझ आ गया? जब आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है और आप पांव अपने जूते उतार देते हैं और आप जमीन के साथ संपर्क में आते हैं, तो आप न्यूट्रल हो जाते हैं वापस। एक समस्या। दूसरी समस्या, जब आप पैदल चलते हैं नंगे पांव,
ये आप करके देख लेना। मैं अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ अपने स्कूल में। किसी टीचर को ये समस्या है तो उसको मैंने निदान बताया था, सो ही इज फीलिंग रिलैक्स। वो सोच रहा है कि मुझे काफी फायदा हो रहा है इससे। आप घर में नंगे पांव ज्यादा से ज्यादा रहे, कोशिश करें कि नंगे पांव रहे। दूसरी बात, यदि आप नंगे पांव नहीं रह सकते तो आप समय निकालें। जैसे आप गोबर फेंकने जाते हैं ना, शाम को गोबर फेंकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं, रोड आपका साफ ही तो होता है। खेतों में जब जाएं, घास काटने जाएं, तो कई बार आज हमारे संस्कारों में कमी आ गई थी। पुराने टाइम में जैसे सांप मरता था तो हम उसको मार के बामी जानते हो ना, बामी में डाल देते थे। आज का जो बच्चा है उसको यदि आप समझाएं तो वो मानने की पुरानी बातें, तो इसको पुरानी बातें मान के निकाल देता है। तो आज कई बार आप लोगों को सुनते हैं कि इसको कंडे लगे हैं ना। तो मैं ये सुझाव तो आपको नहीं दे सकता, पर मैं इतना आपको जरूर कहूंगा कि जब आप पक्के रोड पर जाएं, कुएं से पानी लेने जाएं या फिर गोबर फेंकने जाएं, पक्के रास्ते पर जाएं, तो आप कोशिश करें कि नंगे पांव जाएं आप। और इसका मैं आपको आगे वैज्ञानिक पहलू बताने की कोशिश करूंगा। औरतें और अपने घर में ही मैसेज जरूर दे जाके। एक औरत यदि एक दिन में 10,000 कदम नंगे पांव चलती है तो उसके शरीर के 80% रोग खत्म हो जाते हैं, और कुछ जो असाध्य रोग बचते हैं उनका निदान है। ये तो हर चीज का निदान है। यदि आप एक औरत एक दिन में 10,000 कदम नंगे पांव चलती है तो ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया। और यदि आप चाहें, युवान मैगजीन आती है, युवान 5 रुपए की आती है, वो मुझे लगता है 3-4 युवान पहले यदि आपके पास हो डाटा, तो ये अमेरिका में साइंटिस्ट ने ये सिद्ध करके बताया है कि यदि आप एक दिन में 10,000 कदम नंगे पांव चलते हैं तो आपके 80% रोग खत्म हो जाते हैं। ये औरत के लिए। और एक मर्द मेल यदि एक दिन में 13,000 कदम नंगे पांव चलता है तो उसके 80% रोग खत्म हो जाते हैं। जयराम जी, ये भ्रमण बड़ा जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप साल में 1, 2 या 3 बार कहीं ऐसी यात्रा करें ताकि आप नंगे पांव जाएं। इसका मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण अपने स्कूल से सुना सकता हूं। हमारे वहां एक पोल साइंस के लेक्चरर थे, हमीरपुर से आते थे। उनकी पत्नी को कोई पीठ में समस्या हो गई। उन्होंने जगह जगह उसका इलाज कराया। जब उनको लगा कि अब जहां तक आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ ठीक हो जाएगी, यहाँ ठीक हो जाएगी, यहाँ ठीक हो जाएगी, यहाँ ठीक हो जाएगी, वो सारे उसके जो दांव पेच फेल हो गए। फिर उन्होंने एक दिन उनके मन में ऐसा आया कि आज हम नंगे पांव ज्वाला जी की यात्रा करेंगे। नंगे पांव जाएंगे और नंगे पांव वापस आएंगे। उन्होंने ऐसा किया और वो कहते हैं कि आज के उस जाने के बाद उस रोग का मेरी पत्नी के ऊपर नामो निशान तक नहीं। ये चीजें बच्चों घर तक ले जाएं। और जीवन में यदि शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आप समझ रहे हैं ना? तो अब मैं सभी को इकट्ठा बोलता हूं। मैंने आपको बताया भोजन, भजन, भाषण। अब मैं इनको आपको इकट्ठा बोलता हूं। जिस परिवार में, आप इसको चाहो तो लिख भी लेना, बेशक सुन लो फिर लिख लेना। जिस परिवार में या जिस परिवार के लोग भोजन, भजन, भाषण और भ्रमण इकट्ठे करते हैं वो जीवन भर कभी जुदा नहीं होते। जिस परिवार में परिवार के सब लोग इकट्ठे भोजन करते हैं, इकट्ठे बैठ के भजन करते हैं, एक दूसरे से निरंतर चर्चा करते हैं और इकट्ठे भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते। और जो जुदा नहीं होते वो सर्वशक्तिशाली होते हैं, और जो सर्वशक्तिशाली होते हैं वो सर्वत्र पूजनीय होते हैं, और जो सर्वत्र पूजा जाता है सिर्फ वो ही जीवन जीता है। जयराम जी। तो ये मेरा एक टॉपिक था, भोजन, भजन, भाषण और भ्रमण। और मैंने आपको शायद कुछ क्या बताया था, अच्छा गुरुत्वाकर्षण सुनना है। अभी हम आपको बता सकते हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए है। और अच्छा गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुनना है, आप अनमोल चीज सुनना चाहते हैं, साफ कर देंगे। नेक्स्ट
बच्चों इसको बड़े ध्यान से सुनना। इसको हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आकर्षण का सिद्धांत। और ये बड़ा इफेक्टिव है। तो बहुत मेरी ओर से मुझे लगता है, आप सुनेंगे इसके बाद आपको लगेगा तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत अनमोल चीज है, आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत सुनाने से पहले मैं आपके साथ सिर्फ एक बात कहूंगा, इसको आप गौर से सुनना। इस पूरे संसार में 95% धन सिर्फ 5% लोगों के पास है। सुना आपने? मैंने क्या कहा? इस पूरे संसार का 95% धन सिर्फ 5% लोगों के पास है। समझ गए? और जो बाकी 5% धन है वो 95% लोगों के पास है। जयराम जी की इस संसार का 95% धन सिर्फ 5% लोगों के पास है, और इस संसार का 5% धन बचे हुए 95% लोगों के पास है। और ये धन है किसके पास? ये उनके पास है जिनको ये सिद्धांत पता है। जयराम जी, इस संसार का 95% ज्ञान 5% लोगों को पता है, और जो बाकी 5% का ज्ञान है उसी के बीच में 95% लोग फंसे रहते हैं। अब इस बात का अंदाजा लगाओ कि मैं तुम्हारे साथ कौन सी बात करने जा रहा हूं। यदि इसको किसी ने पचाने की कोशिश की तो वो उसका बहुत फायदा उठाएगा, और यदि सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में भैंस है। आपके घर में भैंस है, 10 किलो दूध देती है। आप सही, 10 किलो दूध देती है, और मम्मी आपके खाने में हर रोज कितना घी डालती है? 5 चम्मच। चलो जितना 2 चम्मच हर रोज मम्मी आपके खाने में 2 चम्मच डालती। थोड़ा सुनना, पर आपके पेट में खाना टिकता नहीं है, आपको बार बार डिब्बा लेके अब जब आपको दिन में 10 बार डिब्बा लेके मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने जाना पड़ता है, आपकी सेहत कैसी होगी? भले आपकी तरह। पर यदि आपकी पाचन शक्ति सही है, यदि आप जो आप खाते हैं वो यदि आपको सारा पच जाता है, तो आपकी सेहत कैसी होगी? खली जैसी, ऐसी होगी ना? इस बात से सहमत है ना? आपकी सेहत सिर्फ तब बनती है जब आपको खाया हुआ हजम होता है। मानना है आपके शरीर में बदलाव तब नजर आते हैं जब आपको खाया हुआ हजम होता है। पर यदि आपको खाया हुआ हजम नहीं होता है, आपका शरीर उसको त्याग देता है, तो शरीर के ऊपर बदलाव कभी नजर नहीं आता। बच्चों, ज्ञान भी इसी तरीके से है। जब आपको ज्ञान दिया जाता है, जो बच्चा इसको इस्तेमाल करेगा वो ही उसका फायदा उठाएगा, और जो एक कान से निकालेगा दूसरी कान से निकाल देगा, उसके लिए ज्ञान दिया ना दिया उसका कोई मतलब नहीं। जीवन में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन सिर्फ तब आते हैं जब ज्ञान को प्रयोग में लाया जाता है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। नहीं तो आस्था चैनल पर कई बातें की जाती है, किताबों में वैसे ही ऑलरेडी कितनी बातें लिखी होती है। हम बदल क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम उसको व्यवहार में बड़ा कम लाते हैं। अब मैं तुम्हें आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताता हूं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। आप में से गरीब कौन कौन बच्चा है? जरा हाथ खड़े कर लो।
जो जो बच्चे हैं हाथ खड़े करो, हाथ में से खड़े करो। जो जो बच्चे गरीब हैं, जो जो बच्चे गरीब हैं, कोई नहीं है, हाथ खड़े कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जो जो बच्चे गरीब हैं वो हाथ खड़े करना। 1 2 3 बस। और जो जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में कमजोर हैं वो हाथ खड़े करना। ऊंचा कर दो, कोई बात नहीं, उसके बाद आपका विचार बदल जाएगा। आप ऊंचा कर दो। जो जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वो हाथ खड़े करना। आप डाउन कर दो। अच्छा, जिन जिन बच्चों का शरीर ठीक नहीं रहता वो हाथ खड़े करना। अच्छा, शरीर सभी का ठीक रहता है। आप सुनना, गौर से सुनना। मैंने आपको भोजन के बारे में बताया था कि भोजन हम मुंह से, आंख से और कान से करते हैं। अभी मैंने आपसे एक प्रश्न किया कि आप में से गरीब कौन कौन है। मैंने ये तो आपसे नहीं पूछा कि आप में से कौन कौन गरीब घर से है, ये थोड़ा ही मैंने पूछा। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आप में से गरीब कौन कौन है। आप में से कोई गरीब नहीं है। भाषण के शुरू में मैंने आप में से कहा, आपको कहा कि आप में इतनी ऊर्जा, उत्साह और वो बल है जिसका आपको अभी आभास ही नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें हनुमान की बात सुनाई थी ना। पर आप फिर गरीब क्यों हैं? क्योंकि आप इस खुले ब्रह्मांड से, आप खुले ब्रह्मांड से गरीबी के बारे में सोचते हैं। आप सिर्फ इसलिए गरीब हैं। एक विचार कहां से आता है? जरा 1 मिनट के लिए सोचो, ये विचार कहां से आता है? कहां से आता है? बंगाली से? कहां से आता है? एसटीडी से? बीएसएनएल से? मोबाइल से? कहां से आता है? ओपन स्पेस से आता है। ये जो ज्ञान है कहां से आता है? कॉस्मोस से आता है, ओपन आइडिया आता है। तो जब विचार ओपन मार्केट आपके लिए खुली है, तो तुम उस खुली मार्केट से गरीबी क्यों खरीदते हो? अपने आप से पूछो। जब विचार ही लाना है तो तुम ये विचार खींच के क्यों नहीं लाते? इस विचार की ओर आकर्षित क्यों नहीं होते कि मैं अमीर हूं, मैं क्यों गरीब हूं? जब आप इस विचार की ओर खींचे रहते हैं, मैं गरीब हूं तो मैं अमीर, कोई माई का लाल नहीं बना सकता। यही आकर्षण का सिद्धांत है। आप में से कितने लोग अमीर हैं? यदि मान लो कि आपके शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं है, आपके हाथ में खाना नहीं है, फिर भी आप कहें कि मैं अमीर हूं। आप एक बार कह के देखो, यदि आप कल के अमीर नहीं हुए तो मेरे घर तुम्हारे से ज्यादा दूर नहीं है। आप मेरे को आके वहां गले से पकड़ सकते हैं। सिर्फ एक विचार को घुमाने की कोशिश करो। आपसे कोई भी पूछता है, मैं यहाँ का शहंशाह हूं, अपने माँ बाप को कहो कि मैं इस इलाके का कल का लाला बनने वाला हूं। सर, बोल के देखो और सोच के देखो। यदि आप ऐसा नहीं कर सके और ऐसा यदि आप नहीं बने तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यही आकर्षण का सिद्धांत है। इस खुले बाजार में से अमीरी को खींच के लाओ। इस खुले ब्रह्मांड से जब विचार तुम्हारे पास आता है तो तुम बहादुर विचार को क्यों नहीं लेके आते? मैंने तुम्हें यहां लिखाया, मैंने बोला था कॉपी के ऊपर लिखो, कमजोर बात और कमजोर काम व्यक्ति को कमजोर बनाता है। ऊंची बात और ऊंचे काम व्यक्ति को ऊंचा उठा देते हैं। तो जब तुमने विचार ही लाना है तो गरीबी का विचार की ओर क्यों आकर्षित होते हो? जब तुमने विचार ही खींचने तो अमीरी के विचारों को क्यों नहीं खींच के लाते? जब तुम्हें विचार ही लाना है तो तुम स्वास्थ्य का विचार क्यों नहीं लेके आते? जब तुम्हें कोई पूछता है कि तुम्हें ये खाना हजम हो जाएगा, बोले मुझे पत्थर खिला दो, वो हजम हो जाता है। ये खाने की तो क्या बात है? बोले यार ये तो रोटी तो पिछले कल की है, और बोले ले आओ और सांझ तो सुखे बोले मैं जाना। थोड़ा समझ आता है कि यही आकर्षण का सिद्धांत है। आप हमेशा निरोगता की ओर खींचे चले जाओ, आपको शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी। जब आप खाना थाली में डालते हो ना, तो सिर्फ इस विचार के साथ खाओ, क्या खाना है, और ये तो खाते हजम हो जाएगा, और इतनी ऊर्जा मिलेगी जिसका कोई बात नहीं। और ये खाना जब खाऊंगा ना तो सद विचार उत्पन्न होंगे और शक्तिशाली होने वाला हूं। इस विचार की ओर खींचे चले जाओ। कभी आपको कोई पूछता है, टीचर पढ़ाना शुरू करता है ना क्लास में,
तो टीचर जब बोलना शुरू करता है ना, तो अपने साथी के साथ दो विचार आते हैं तुम्हारे पास, आपको समझ आएगा या नहीं आएगा। तो जब तुम्हारा आकर्षण ये होगा, बोले सर ये वाली बात पढ़ाएंगे, तो बोले यार तो ऐसे ही समझ आ जाएगी, इसको समझने के लिए क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बोले यार तेरे मार्क्स कितने आएंगे इस बार, बोले बड़ी मुश्किल से 90-95 के आसपास, 100 में कर सकता हूँ, आई ट्राई माय बेस्ट। बोले स्कूल में फर्स्ट आऊंगा, बड़ी बात नहीं। मैच खेल रहे हो, क्या होगा, जीतेंगे क्या होगा, यू विल विन द मैच। और इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल बातें भी बताऊंगा। जिन लोगों ने इसको करके देखा है, जिन लोगों ने ऐसा करके देखा है, उन्होंने अपने जीवन को बदल लिया है। पर जैसे मैं तुम्हें सुना रहा हूं ना, 95% लोगों में इसका असर ही नहीं हो पाता है। कारण क्योंकि यह विचार तुम्हारे मन में लगातार नहीं घूम पाता है। मैं तुम्हें लड़कियों को बता रहा हूं, लड़कों को बता रहा हूं, सिर्फ लगातार ये सोचो। क्या बताया तुम्हें, मैं कल का लाला हूं। बोले कैसी लाइफ होगी, बोले मेरी तमन्ना है यार कि हाँ इतना बड़ा मकान बनाऊंगा ना, बोले सब मंत्री वाले लोग देखते रह जाएंगे। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें 10 और 15 साल सिर्फ इसके ऊपर प्रयोग करने के लिए कह रहा हूं। क्या करना है तुम्हें, सिर्फ सोचना है कि कल का बादशाह हूं। आप 3 दिन पहले का पंजाब केसरी न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें एक स्पोर्ट्स का कॉलम है, उसमें ब्रायन लारा अपनी जीवनी के बारे में लिखता है। उसमें वो लिखता है कि जब मैं बचपन में था तो मैं उनके खजूर जो टाइप होते हैं ना सर, वो क्या बोलते हैं उनको, नारियल, हाँ जी, कहता है कि मैं नारियल का जो अपनी टाइप लेता था ना, कहता मैं उसके साथ वेरी बिगिनिंग में क्रिकेट खेलता था, छोटी उम्र में, 9 साल की उम्र में। आप चाहें तो पंजाब केसरी में खोज भी सकते हैं ये चीज, आपने पढ़ा होगा, शायद पढ़ा है। तो वहां वो कहता है कि मैं 9 साल की उम्र में सिर्फ नारियल की हथौड़े से के साथ क्रिकेट खेला करता था। कहता था कि जब मैं 9 साल की उम्र में था तो उस टाइम विवियन रिचर्ड्स, डेसमंड हेन्स और ये जो कर्टनी वॉल्श जैसे जो प्लेयर हैं वो क्रिकेट खेला करते थे, और मैं सिर्फ ये कल्पना करता था कि मेरा नाम इनके साथ लिया जाएगा। 9 साल का बच्चा, 9 साल का उस बच्चे को ये पता नहीं कि मैं कल को वेस्ट इंडीज की टीम के लिए खेल भी पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, पर जब वो सोता था, उठता था, बैठता था, क्या कल्पना करता था, एक दिन वो जरूर आएगा कि मेरा नाम वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बीच में होगा। और आप ब्रायन लारा का नाम जानते हैं, ब्रायन लारा ने वेस्ट इंडीज के लिए क्या किया उसके बारे में जानते हैं। तो क्रिकेटर बना कैसे, क्योंकि सोते, उठते, बैठते, जागते, हंसते, रोते, उसके मन से यह विचार कभी नहीं गया कि मैं कभी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं हो सकता। जयराम जी की। इसका मैं तुम्हें दूसरा उदाहरण देता हूं, यदि तुम कर सके तो तुम 15 साल के बाद मुझे जरूर आप में से कोई एक बच्चा कहेगा कि मैंने उस बात को पकड़ लिया था, आज मेरा जीवन उसकी वजह से अलग है। आपको मैं उदाहरण तो मेरे पास बहुत होते हैं, पर मैं वही उदाहरण देना पसंद करूंगा जिसका मुझे भी पता हो और तुम्हें भी पता हो। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? सुना है, उसकी स्टोरी पढ़ी है। अब्राहम लिंकन एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में सबसे ज्यादा बार हारा। आपके शायद सर इसके ही है, वो मेरे इस तथ्य को समर्थन करेंगे। अब्राहम लिंकन से ज्यादा हार जीवन में कभी किसी ने नहीं देखी। और अब्राहम लिंकन एक बड़े गरीब परिवार से संबंध रखता था। जब वो अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाता था तो वो पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर अंग्रेजी में भाषण दिया करता था, बाप के साथ काम कराता था और पहाड़ों पर खड़े होकर भाषण दिया करता था। और जब उसके पिताजी उससे यह पूछते थे कि तुम यह भाषण क्यों देते हो, तो वो अपने बाप को यह उत्तर देता था कि समय आने वाला है कि एक दिन मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। जयराम जी की। मैं तुम्हें यही बात बताने वाला हूं कि जो लोग इसके ऊपर टिके रहते हैं, इस सिद्धांत को समझ जाते हैं, वो उन 5% लोगों में चले जाते हैं जो 95% इस पूंजी को हथिया देते हैं। उस बच्चे के मन से यह विचार कभी नहीं गया कि मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 32 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद भी वो जिंदा रहा, उसका वो विचार जिंदा रहा। और जब विचार जिंदा रहता है तो आपको आपका मन, जो मनोबल की मैंने बात की थी, वो इतना बड़ा बल होता है कि आपको घसीट के वो वहां पहुंचा ही देता है। आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, यू विल नेवर रेज योर हैंड्स,
बोले पढ़ना बड़ी आसान बात होती है और मैं ये पढ़ के दिखा सकता हूं। जब तक आपके मन में विचार रहेगा पढ़ना बड़ी मुश्किल बात होती है। आपसे मैं पढ़ाई को भी तुम छोड़ो, आपको गांव में ऑप्शन दी जाती है, आपके घर में कोई बात कही जाती है, बेटा तुम ये काम कर सकते हो, बोले यस आई कैन डू इट, जस्ट से। इसके बाद मैं मैजिकल चीज भी बताऊंगा आपको भाई, टीचर, समाज का कोई आपसे बड़ा आदमी वो कहता है तुम ये काम कर सकते हो, बोले यस आई विल डू इट। अब वो होगा कैसे इसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचना है, ये मन की गेम है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया भी फार्मूला कि मैं कल का लाला बनने वाला हूं। इस विचार को आपने कभी नहीं मरने देना है, इस विचार को आपने कभी नहीं मरने देना है। हजारों लोग आपको तर्क दें कि तेरी जो हालत है वो इस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि तू लाला बन जाएगा, पर आपने बोलना कि विचार मेरा है और मेरे विचारों के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं सोच तो सकता ही। आपने देखा ना मोबाइल में मिस कॉल आती है, मिस कॉल का कोई चार्ज तो नहीं पड़ता, फ्री होती है ना। तो यदि तुमने सोचना हो तो फ्री में कम से कम बड़ा सोच तो सकते हो, सोच सकते हो ना। तो ऐसा सिर्फ सोच के देखो और जो अभूतपूर्व परिवर्तन तुम्हारे में आएगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। इस विचार को मरने मत देना, उसके बाद आपको इसके सिद्धांत का जो मतलब है वो समझ आ जाएगा। इसके बीच में आपको एक मैं बात बताने वाला हूं कि जैसे मान लो कि आप कई बार मैं अपने स्कूल में बच्चों को ईमानदारी पर चलने की सलाह देता हूं, तो बच्चे बाद में आके कंप्लेंट करते हैं कि सर हम थोड़े दिन के लिए कोशिश करते हैं, पर गांव में जब हम किसी के साथ चर्चा करते हैं तो फिर वो कुछ विचार है वो कमजोर पड़ जाता है। तो फिर मैं कई और उदाहरण देता हूं जिनकी मैं चर्चा यहाँ नहीं कर सकता। तो फिर वो बोलते हैं कि इसके बाद जब वो टिकने की कोशिश करते हैं तो वो फिर थोड़ा ऊपर उठते हैं और उठते उठते जब वो बड़े समूह में जाते हैं तो जो अति ईमानदार लोग होते हैं वो समाज में काफी ऊंचा उठ जाते हैं। मैं आपको बताने लगा हूं कि जब कोई आपका हौसला तोड़े आपको ये पूछ सकता है कि तू लाला बनेगा कैसे, तू तो सारा दिन सोया रहता है। वो पूछ सकता है आपसे, मां से कोई बच्चा पूछ सकता है, जैसे माताएं यहां बैठी है तो माता एक बार मेरे से एक लेडी ने पूछा, अच्छा लड़कियों ने जाना है घर 3 बजे, कितने बजे जाना होगा, कितना टाइम है, आप जब कुछ बता देना रमन कितने बजे, कब जाना है, कल तो 3:30 बजे आप ठीक है। और ये 3:30 वाली कितने बच्चों की है, गर्ल्स ओनली, रेज हैंड। आप चले जाना जब किसी ने जाना होगा, बंद करना होगा तो मैं बंद भी कर दूंगा। बॉयज के लिए नहीं है, सब बैठे हुए हैं, मर्जी से सुनना है, आपने मर्जी से ही सुनना है। नहीं जी, लड़की भी बस जब तक आप सुनना चाहेंगे तभी तक सुनना है, वैसे नहीं सुनना है। मैं भी आप बोलो तो मैं भी बैठ जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा था कि समाज में जब तुम बड़े लोगों से बात करते हो अपनी, जैसे मैंने मान लो तुम्हें कोई बात बताई तो आप इस बात को अपने पास नहीं रखेंगे, आप इस बात को बांटेंगे और शेयर करेंगे। जिसको आप सुनाएंगे वो आपको हजारों तर्क देगा ताकि आपका ये विचार धूमिल हो जाए और मर जाए। अब वो आपको पूछ सकता है कि तुम सारा दिन सोए रहते हो, तुम कोई बिजनेस नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते, तो तुम अमीर कैसे हो सकते हो? बोले अमीर तो मैं पक्का हो जाऊंगा। अब इसी के बीच में मैंने एक गूढ़ बात बोलनी है। आपसे भी कोई पूछता है कि आप अमीर बनेंगे कैसे, ये आपकी टेंशन नहीं है। कैसी बात बोली मैंने, इस बात को गौर से सुनो, मैंने क्या बोला। आप सिर्फ सोचो और उसके बाद वो होगा कैसे इसके लिए कभी मत सोचो। वो ये इसमें गुड़ बात है। इस नियम की सबसे गुड़ बात यह है, आप सिर्फ सोचो, फ्रीली सोचो कि मैं सदा स्वस्थ रहूंगा, फिट रहूंगा, रोग मेरे पास नहीं आते, जो खाता हूं सब हजम होता है, मैं इस काम को भी कर सकता हूं, मैं इस काम को भी कर सकता हूं, और कल का इस इलाके का एमएलए बनूंगा, तुझे बन के बता दूंगा। सिर्फ सोचो, जस्ट थिंक। इफ यू विल थिंक और आगे से आगे सोचते जाओगे,
एक दिन तुम अपने जीवन का अंत होने से पहले एक दिन वो ऐसा जरूर देखोगे कि तुम वहां पहुंच जाओगे। अब तुम्हें इस सिद्धांत की ताकत नजर आएगी। पर संयोगवश लोग एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 6 महीने विचार लाते हैं, फिर ये विचार आपका धूमिल हो जाता है। यदि अब्राहम लिंकन की तरह विचार को सिर्फ जिंदा रखोगे, तुम सदा स्वस्थ रहोगे। जब तुम कुछ खाना खाते हो तुम दवाई नहीं लेते हो। ये मैं आपको इसका एक और उदाहरण दे देता हूं। इसके मैं 2 उदाहरण देता हूं। माताएं यहां बैठी हैं और आपकी दादी, बाबा, पिताजी कई बार वो बाजार में दवाई लेने जाते हैं, कई बार वो नहीं जा पाते। फिर जब वो आपको भेजते ना दवाई के लिए, तो आपको डॉक्टर का नाम भी साथ में बता देते। बोले मिंगे दवाई रोशन हुए थे ले आया। अब ये डॉक्टर का नाम नहीं ना पता, किसी का नाम बोले मिंगे दवाई ऊते ले आया। अब आपने क्या करना है, एक बार कि दवाई आपने जिस डॉक्टर का नाम बाबा या दादी ने लिया है उससे नहीं ले जानी, आपने दूसरे से ले जानी और दादी को बोलना कि दवाई रोशन होते लंदी। आपकी दादी ठीक हो जाएगी। दोबारा फिर आपने क्या करना कि दवाई मंगाएंगे, दवाई आपने उससे नहीं ले जानी। पिछली बार मैंने कहा कि उससे नहीं ले जानी, दूसरे से ले जानी। अगली बार आपने दवाई जिससे मंगाई उससे ले जानी, नाम उल्टा बता देना। दवाई सेम है, दवाई सेम है, पर जो निदान हो रहा है रोग का वो कैसे हो रहा है? दवाई से थोड़ा नहीं हो रहा है। जो बीमारी का इलाज हो रहा है वो दवाई थोड़ा नहीं कर रही है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? विचार कर रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी। कई बार बूढ़े लोग ये बोल रहे हैं मिंगे पास उस डॉक्टर को एक बार पुजाई दे। यदि वो बेहोश उसके कान में आपने ये बात डाल दी कि तू तक पुजी आऊं, बोले हूं कोई टेंशन नहीं, तो मैं ठीक हो जाना है। तो आप समझ रहे हो, यही वो सिद्धांत है, आकर्षण का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है, मैं आपको छोटी सी बात, अब शायद टाइम ज्यादा लगा, कितनी देर तक बोल सकता हूँ? नहीं ज्यादा 6 बजे तक लाया मेरे को आप जब तक चाहें तब तक बुलवा सकते हैं, जब तक आप सुनेंगे मैं हटूंगा नहीं। हटाएंगे मुझे आप कितनी देर तक सहजता से सुन सकते हैं मैं बोल दूंगा, क्योंकि मेरे पास विषय की कमी नहीं होती है। मैं बड़ी बात होती है ये बेचारे वो आने का भाई बोलते आप जब तक सुनना चाहेंगे, आप आइडिया समझ अल्टीमेट आइडिया होता है उसी हिसाब से। हाँ, कितनी देर बोलना मैंने? जैसे 3:15 15 मिनट में आपको क्लोज कर दूंगा। तो मैं आपको बता रहा था अभी क्या लगा था बोलने का विचार। यस, आकर्षण के सिद्धांत पर मैं ये लगा था बोले, अफसोस सिर्फ इस बात का है, इसमें मैं छोटी सी बात, जैसे मैंने बोला सब कुछ तुम्हारे लिए, वो मैं थोड़ी सी बात इसके बीच में डाल देता हूँ, जल्दी से कंपाइल कर देता हूँ कि दुख सिर्फ इस बात का है कि इस पूरे ओपन स्पेस से तुम दुख ढूंढ के लाते हो। इस पूरे ओपन स्पेस से तुम दर्द ढूंढ के लाते हो। इस पूरे ओपन स्पेस से तुम हार ढूंढ के लाते हो। थोड़ा समझ आ रहा है? इसको बदलो, इसको बदल के देखो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सब कुछ तुम्हारे लिए, गाय दूध देती है, पता क्यों देती है? खुद पीने के लिए। क्यों देती है दूध? गाय का दूध बड़ा गुणकारी होता है और उससे किसके रोगों का इलाज होता है? किसके रोगों का? आदमी के रोगों का। भैंस दूध देती है, उसे शक्तिशाली कौन बनता है? आप लोग। बगीचे में फूल होते हैं, सुंदर होते हैं, किसके लिए? आप भैंस को खड़ा कर दो, भैंस को गुलाब के फूलों में खड़ा कर दो, बोले वेरी ब्यूटीफुल। भैंस को गुलाब के फूलों से कोई मतलब नहीं, उसको तो चारे से मतलब है। बच्चों इस बात को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। गुलाब के फूलों का जो सुंदरता है वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए। भैंस दूध देती है तुम्हारे लिए, कोयल गाना गाती है तुम्हारे लिए,
झरने सुंदर लगते हैं, किसके लिए? तुम्हारे लिए। ज्ञानी ज्ञान को बांटता है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। वो जाता है पहाड़ों में, ज्ञान को अर्जित करता है, तप करता है, साधना करता है और सीख जाता है। महात्मा बुद्ध 6 साल जंगलों में भटकते रहे और एक बार वो बोध वृक्ष के नीचे बैठे तो उसको चंद क्षणों में ज्ञान हो गया। और ज्ञान जब उनको हो गया तो उनको लगा कि हर व्यक्ति को इस चीज का पता होना चाहिए। वो जगह जगह घूमे, जगह जगह भटके, किसके लिए? तुम्हारे लिए। टीचर बोलते हैं, सेवा करते हैं, किसके लिए? तुम्हारे लिए। एक बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिकों ने पंखों की खोज कर दी, किसके लिए? तो यदि इतना कुछ सब कुछ तुम्हारे लिए, उसके बाद भी यदि तुम इस जीवन में से दुख ढूंढ के लाते हो तो मुझे इससे बड़ी हैरानी होती। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। और यदि इतना, एक लता मंगेशकर गाना गाती है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। अपने लिए गाती है तो अपने कमरे में गाए। बोलो बोलो। तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, किसके लिए? टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, किसके लिए? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। आम लगते हैं, किसके लिए? अंगूर लगते हैं, किसके लिए? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। और इसके बाद संयोग से देखो कि तुम्हारे लिए इतना कुछ उसने बनाया है, इसके बाद भी यदि तुम दुखी हो तो खराबी इधर है। इतनी बड़ी मंडी में से यदि तुम खुशी नहीं ला सकते तो खराबी इधर है, खराबी इधर है। क्योंकि तुम उन चीजों की ओर खींचे चले जाते हो जो तुम्हें दुख पैदा करती है, हालांकि उसके साथ ही वो चीजें भी खड़ी हैं जो तुम्हें सुख देने वाली है। जय राम जी की। अब चाहो तो मैं खत्म भी कर सकता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा फिर और बोल लेता हूँ। अच्छा नहीं, इसमें एक चीज छोटी सी रह गई, मैं आपको इसका और उदाहरण दूं जिससे आपको फिर समझ आएगा। ये आकर्षण का सिद्धांत, इसी को ज्यादा ध्यान देना, आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना, बाकी आपको भूल भी जाएगा, कोई बात नहीं। सुनो, आप रात को सोते हैं ना, है ना? मैंने आपको एक बात कही कि आप सिर्फ सोचो। गरीबी के लिए आपने कभी नहीं सोचना, मैं रोगी हो जाऊंगा ऐसा कभी नहीं सोचना, मरने तक नहीं सोचना, किसी हाल में नहीं सोचना, मैं कमजोर हूं ऐसा कभी नहीं सोचना। फिर देखो क्या होता है। आगे मैंने ये बात लिखी कि आपने सिर्फ सोचना, होगा कैसे, उसका फार्मूला ये लिखा। और क्या लिखा है? अपने आप हो जाएगा। इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, फिर इस बात को खत्म करता हूं। आप रात को सोते हैं ना, सोते हैं ना, और जब आप सोते हैं अब तो आप सपना भी देखते हैं, वो तो बड़े देखते हैं। और कई बार बढ़िया सा सपना चला हो, मतलब रिजल्ट निकल गया होना चाहिए और आप पास हो गए होने चाहिए, पेपर बंद नहीं होने चाहिए, बाकी आपको 11 महीने सपने ठीक आते हैं, 1 महीने प्रॉब्लम होती है, जब पेपर देने होते हैं पेपर का फिर रिजल्ट आना होता है, तो 2 महीने रख लेते हैं, कोई मिला के 10 महीने तो ठीक ही सपने आते हैं। अब जब आप रात को सपना देखते हैं, कल्पना करो कि यदि आपको सपना आ रहा है और सपने में आप दौड़ लगा रहे हैं, बड़े भारी दौड़े हुए हैं, बड़े भारी दौड़े हुए हैं, आप दौड़े नहीं होते हैं और आपके शरीर को पसीना आ गया, आप दौड़े नहीं होते हैं, दौड़े नहीं होते हैं, आपको पसीना आ गया होता है, आप सपना देख रहे होते हैं। मैं अपनी ओर से आपको अनमोल बात बता रहा हूं, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता किस हद तक आ रही है। आप सपने में शेर देखते हैं, शेर देखते हैं ना, शेर देखते हैं ना, शेर होता नहीं है, बिस्तर गीला होता है। डर जाते हैं ना, डर जाते हैं ना, डर जाते हैं ना। शेर होता नहीं है, शेर होता नहीं है। पर अब इसमें से समझने की कोशिश करो कि जब आपका मन जिस स्टेज पर आपको ले जाता है, आपका शरीर स्वतः ही वो प्रतिक्रिया करता है। जय राम जी की जय। वो चीज घटने के लिए नहीं कहता। जैसे मैंने आपको कहा कि आप सपने में दौड़ते हैं तो शरीर आपका दौड़ता तो नहीं, फिर भी पसीना आता है। सपने में कई बार आपको सांप डस देता है,
या आपको कोई चीज मारती है तो आप जोर से चिल्लाते हैं। कई बार आप सपने में पानी में डूब रहे होते हैं, कई बार आपका दम घुट रहा होता है, तो आपको लगता है ऐसा कि आप मर जाएंगे, और वास्तविकता में आप बड़े आराम से पड़े होते हैं। यही आकर्षण का सिद्धांत है। अब यहां से यह समझने की कोशिश करो कि जब आप सिर्फ ये सोचते हैं ये रोग मारा जाएगा, कहीं ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये कई बार होता ना, थोड़े घर माड़ी मोटी पर चोट लगी है तो जो खबर लेना आंदे कह थोड़ा खबर लेना आंदे बोले मुंडू बेटे देखो फोड़ू देता हूँगा कोई मेल कैंडिडेट तातो ने बोला बच्चा शेर पुत्र है, कुछ नहीं होता है, ले उड़ चल जा फोड़ भी ले फोड़ उसके जे आए डोए पे कोई तो ताई चाची बोले बच्चा की चुनी फोड़ू ओ बच्चा मोए फोड़ू वो मेरे प्यो कहते जो है वो बच्चे बच्चा तेरे नाम मेरा भी नहीं था वो तो कल्लो करता है वो तो खैर दो माँ होगा बढ़िया मान मार ले नहीं थी बच्चा इस पोर्ट गुना तो कोई बचता मैं भाई दुआ ले करने दी। अब यदि उस बच्चे ने ठीक भी होना है तो जैसे उसको दवाई दी जा रही, बच्चों मैं बड़ी अनमोल बात बता रहा हूँ, आपका आकर्षण सिर्फ इस बात के ऊपर है फोड़ू ये पता नहीं आप देखो डॉक्टर इसी बात का सहारा लेता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वहां आपको जो आपको खबर लेने वाले थे बोलते हैं ना ये वाला डॉक्टर ना आपका ये वाला डॉक्टर केयर कर रहा है ना, वो भाई तुझे पीजीआई पूछिए ना, अब पीजीआई जा रहे ना कौन करता ना पीजीआई जा रहे ना अल्लाह पीजीआई कोई आदमी अंदर जिधर रोग नहीं होती सब ठीक है। अब जो मरीज है उसके घर मन में लगातार क्या चल रहा है, बस दवाई दे दी है ठीक हो रहा हूँ ठीक हो रहा हूँ ठीक हो रहा हूँ ठीक हो रहा हूँ। अब ठीक होगा कैसे? यहाँ कोई मेडिकल का स्टूडेंट नहीं बैठा है, यदि हो तो बताए तो मैं अपनी बात भी रख सकता हूँ। बच्चों कोई भी बीमारी को दवाई ठीक नहीं करती, शायद आपको इस बात का आभास नहीं है। कोई भी दवाई किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, आपका शरीर का तंत्र ही उसको ठीक करता है, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। और इस प्रतिरक्षा प्रणाली को हम अपने विचारों से जागृत कर देते हैं। एक और उदाहरण दूं, और जैसे मान लो कि आपको कोई रोग हो गया, ठीक है, डॉक्टर बोले भाई साढ़े कोड़ी का कोई इलाज नहीं है, इस रोग का इलाज नहीं है, इसके बारे में कभी पढ़िया। गांव में लोग आते हैं बोले चिंतमुंड मत्था टेक पहले सुपना कर ते जे मैं ठीक हो गया ता नंगिया पैर आऊंगा पहले जमीना मापी मापी ना होगा। आप में से कई लोग यदि चिंतपूर्णी गए हो तो आपने लोगों को देखा होगा, बोला माता तेरे को आऊंगा नंगिया पैर आऊंगा पहले लम्मा पाई पाई ना आऊंगा उन मेरा था कोई नहीं है जे तू मुझे रख लेंगी कहां। वो पावर ऑफ प्रेयर है। और उसके मन में ये विचार शुरू हो जाता है उनका बच्चा उनका डॉक्टर भी ऐसी तैसी उनका चिंतपूर्णी ने मत्था टेकिया उनका चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जयराम जी की। और अब उसका आकर्षण किस बात के लिए है? कोई भी खबर लेने आता है बोला हूं ठीक होगा, बोला मत्था टेकिया बस माता रानी अपने आप दिख लेना और आपका अंदर से जो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, अब ठीक हो रहा हूँ बस 6 दिन होंगे बस अगले महीने दिखे बुलाते हैं अल्ले कह करियाई आवाज बोले बाकी उनको ठीक लगे पहले ठीक लगे बाकी हाँ बाकी नहीं बात नहीं हो जाती है। और ये आकर्षण का सिद्धांत है। अगला काम अपने आप समझ गए, इसको आप जीवन में इस्तेमाल करें और इस पूरे ब्रह्मांड से, जैसे मैंने आपको कहा कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, तो बच्चों इस खुले संसार से सफलता की ओर आकर्षित हो जाओ। इस खुले संसार से
सफलता की ओर आकर्षित हो जाओ। इसी खुले संसार से सुख की ओर आकर्षित हो जाओ। इसी खुले संसार से सेवा की ओर आकर्षित हो जाओ। इसी खुले संसार से कामयाबी की ओर आकर्षित हो जाओ। और इसी खुले संसार से जितना सुंदर उसने बनाया है खुशियों के लिए ही आकर्षित हो जाओ। तुम्हें खुशियां ही मिलेंगी। दुख सिर्फ उन लोगों के लिए है, हार सिर्फ उन लोगों के लिए है, रोग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनकी ओर आकर्षित होते हैं। समझ आ गया? जय। बस बेटा।